को रखते हैं कि काजी साहब खुद आइन की वायलेशन नहीं करेंगे और इस किस्म की इलीगल एक्सटेंशन या स्टेप्स है उनको वो नहीं करेंगे। हम इन चीज़ों की, चाहे वो उम्र की हद बढ़ाने के लिए हो, चाहे वो किसी की खुशनुदी के लिए कोई तरमीम लाना हो, चाहे वो कोई और ऐसा तजर्बा हो जिससे अफराद को खुश किया जा सके, हम उन तमाम की मजम्मत करते हैं। 2 दिन पहले चमन के अंदर वहाँ पर लोगों के ऊपर फायरिंग की गई है। लाशें जो है एफसी क्वार्टर के अंदर रखे गए थे। वो पहले तो उसकी इज़हार नहीं कर रहे थे, बाद में उसके जो है वो लाश जो है जो हमारे स्पीकर साहब है या डिप्टी स्पीकर साहब है उनके भाई के हवाले किए गए। कल परसों जो है ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके मुकाबले में PTI की जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये चीज़ें अगर आप देख लेते हैं मेरे ख्याल में ये मुल्क की तबाही के वाज़ेह असबाब नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले मैं तमाम साथी हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने एक शॉर्ट नोटिस पे हमें आज हमारी दावत पे आप लोग यहाँ पर आए प्रेस कॉन्फ्रेंस के। इशू तो मेरे ख़्याल में अगर मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और अदालती सूरत हाल को देखते हुए मुल्क मेरे ख़्याल में मज़ीद बहरानों की तरफ जा रहा है। सबसे अहम जो हमारी अभी इस वक्त जो बर्निंग अभी वकला के लिए जो बर्निंग इशू है, क्योंकि वकला जो सुपीरियर कोर्ट्स के अंदर जो एलिवेशन का तरीक़ाकार और ख़ासकर ये जो अभी एक चीफ उसने गवर्नमेंट ने एक शोशा छोड़ा हुआ, आज भी अखबार में आप लोगों ने देखा होगा कि इन लोगों ने एक पेंशन का बहाना बना करके कहता है कि हम जो है एवरेज एज जो है वो 62 से लेकर के 65 पे लेकर के जा रहे ओवरहाल। हम ये समझते हैं कि जहाँ पर पहले भी अगर आप हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो जजेस के एलिवेशन के लिए जो तरीक़ाकार दिया गया था 175A में, अगर आप 18th अमेंडमेंट में देख ले, जो 18th अमेंडमेंट में उस वक्त जजेस की जो तादाद थी कमीशन के अंदर वो मेजॉरिटी से नहीं थी, और उस वक्त चौधरी इफ्तिखार साहब ने एक जजमेंट के ज़रिए उस वक्त के गवर्नमेंट को मजबूर करके NRO के बेसिस की बुनियाद पर 19th अमेंडमेंट के ज़रिए उन लोगों ने उसमें जजेस की तादाद बढ़ा दी। ये सिलसिला चलता आ रहा। एलिवेशन के दौरान वक्तन फ़वक्तन हमारे तमाम बार इंस्टीट्यूशन जहाँ पर भी मुल्क के इदारे के अंदर बैठे हुए थे वो सारी इसकी मुखालफत करते थे कि ये जो मेजॉरिटी के बुनियाद पे ये जो जजेस के एलिवेशन करवाते थे वहाँ पर पिक एंड चूज़ और अपने कित एंड किन्स को अपॉइंट कर लेते थे। और आज हमारी जुडिशरी का ये हाल है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर अगर हमारे जुडिशरी की रैंकिंग देख ले, मेरे ख्याल में वो एक 150 के करीब अभी जा चुका है। और आज अभी अगर आप देख ले हमारी जुडिशरी के अंदर से जजेस इन चीज़ों के ऊपर वो बातें कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर इंसाफ देने के लिए, फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए अगर हम किसी जगह पे कोई कदम उठाते हैं तो हमारे यहाँ हमें धमकियाँ दी जाती है, हमारी इंटरफेरेंस। तो इनकी वजूहत क्या है? हम ये समझते हैं कि जब पहले दिन से जो इनकी एलिवेशन का जो तरीक़ाकार था वो एलिवेशन मेरिट्स की बुनियाद पे न होने की वजह से आज यहाँ पर ये इस नेच पे पहुँचे हैं कि हमारी पार्लियामेंट, हमारी अदलिया और हमारी एग्जीक्यूटिव तो पहले से ही है मेरे ख्याल में जो थोड़ा बहुत अगर लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी जुडिशरी से वो भी मेरे ख्याल में अभी वहाँ पर भी लोग उसके ऊपर मेरे ख्याल में ट्रस्ट और इत्मीनान अभी वो इस तरीके से नहीं रहा जो पिछले अदवार में था। सवाल ये है कि यहाँ पर जजेस एलिवेशन कमीशन के लिए पूरी कमीशन के जो 29 रुकनी कमीशन थी उनकी रूल्स बनाने के लिए कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी के बुनियाद पे आगे वहाँ पर इजलास होना था, लेकिन एक इजलास के दौरान ही फ़ौरन वहाँ पर लॉ मिनिस्टर आकर के ये बात रखता है कि हम अमेंडमेंट करवा रहे हैं। क्या ये अमेंडमेंट जब आप 17 साल वहाँ बतौर PDM के गवर्नमेंट में थे क्या आप नहीं करवा सकते थे? यहाँ पर इशू ये पैदा हुआ क्योंकि यहाँ पर पहले हम ये एक रूमर्स थे कि रूमर्स इस हवाले से थे कि मौजूदा चीफ जस्टिस या चीफ जस्टिस की जो सीट की टेनोर सीट को जिस तरीके से आर्मी के उसमें कर लिया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, यहाँ पर भी करना चाह रहे हैं। तो मौजूदा चीफ जस्टिस काजी साहब के हवाले से ये बात की जा रही कि इनको एक्सटेंशन दिया जा रहा है। हम ये समझते हैं कि काजी साहब खुद अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं आइन की पाबंद हूँ और आइन की ताबेदारी करूँगा। हम तो ये तवक्को रखते हैं कि काजी साहब खुद आइन की वायलेशन नहीं करेंगे और इस किस्म की इलीगल एक्सटेंशन या इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसकी कदम जो स्टेप्स है उनको वो नहीं करेंगे, उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन बार का एक वाज़ेह स्टैंड है और स्टैंड होना चाहिए। हमारा बार के हवाले से बलूचिस्तान बार की तमाम बॉडीज़ बैठी हुई इस चीज़ पे मुतफ़िक हैं, तो हम इस किस्म की एक्सटेंशन किसी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। हम ये कहते हैं कि जो भी है जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो तरीक़ाकार मौजूद है उसी तरीक़ाकार के मुताबिक जुडिशरी का सिस्टम आगे चले। हम जब दूसरों इदारों को ये कहते हैं कि आप आइन के दायरे के अंदर रहते हुए उनके हदूद जो क़यूद मुतय्यन है उनके अंदर रहते हुए आप काम कर ले, तो हम जजेस को भी ये कहते हैं कि आपके लिए जो तरीक़ाकार है आप अपने मफादात के लिए या कुछ लोगों के खुशनुदी के लिए या कुछ इस तरीके से अंडर द टेबल आप चीज़ें
آگے بڑھانے کے لیے اگر اس قسم کی چیزیں ایکسیپٹ کر لیں گے تو پھر میرے خیال میں یہ ادارے کی مزید تباہی ہوگی، تنزلی ہوگی۔ آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ججز کے حوالے سے یا ہماری عدالتوں کے اندر اگر آپ نے میرٹ کے اوپر اس میں اپوائنٹمنٹس نہیں کی، جس طریقے سے ہماری عدلیہ تنزلی کا شکار ہو چکا ہے، میرے خیال میں آگے 6 مہینے 8 مہینے یا سال کے اندر کوئی بھی اس کے اوپر بھروسہ نہیں کرے گا اور کوئی بھی عدالتوں کی طرف رخ نہیں کرے گا۔ آپ کے سامنے ہیں آج لاہور کے اندر اگر دیکھ لے وکلا وہاں پر ایک احتجاج کر رہے ہیں، وکیل اگر احتجاج کرتا ہے، وکیل کا عدالت میں جانا، وکیل کا کام ہی عدالت میں جائے، اگر وکیل عدالت کے اندر اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کے اوپر بھی دروازے بند کیا جا رہا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سسٹم کے پیچھے پورے ایک مائنڈ سیٹ کام کر رہا ہے۔ وہ مائنڈ سیٹ یہاں پر ملک کے اندر انارکی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں پر مختلف سیگمنٹ سے صحافی حضرات کے اوپر پابندی ہے، وکلاء کے اوپر پابندی ہے، پارلیمنٹ کے اوپر بات نہیں کر سکتے وہ پابندی ہے۔ یہاں پر ابھی در چمن کے اندر دیکھ لو، وہاں پر 2 دن پہلے چمن کے اندر وہاں پر لوگوں کے اوپر فائرنگ کی گئی ہے، لاشیں جو ہے ایف سی کوارٹر کے اندر رکھے گئے تھے، وہ پہلے تو اس کی اظہار نہیں کر رہے تھے، بعد میں اس کے جو ہے وہ لاش جو ہے جو ہمارے اسپیکر صاحب ہے یا ڈپٹی اسپیکر صاحب ہے ان کے بھائی کے حوالے کیے گئے ہیں۔ یہ وہ سارے حقیقتیں ہیں۔ ان کی حقیقتوں کے علاوہ آپ اگر ان چیزوں کو دیکھ لیں، موجودہ گورنمنٹ کے اندر دیکھ لیں، موجودہ گورنمنٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ سارے کرسی کے لیے بیٹھے ہوئے، جب یہ لوگ ابھی موجودہ صوبائی گورنمنٹ کے اندر جتنی بھی ابھی کل پارلیمانی سیکرٹریز کے حوالے سے ہوا ہے، ایک دوسرے کے اوپر وہ اعتماد نہیں کرتے، یعنی وہ ایک دوسرے کے اوپر ڈسٹرسٹ شو کر رہے ہیں کہ بتائیں ہمارے ساتھ سر آپ لوگ بیٹھے ہوتے، میرے خیال میں اس چیز کی گواہی دیں گے کہ کل زرداری صاحب کے سامنے ہوگا کہ ہمارے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے، ہم نے سینیٹ میں پریزیڈنشل اس پہ پوزیشن پہ ہم نے ووٹ دیے، جو وعدے کیے گئے تھے وہ وعدے ہمارے ساتھ نہیں نبھائے۔ جب ایک 65 اسمبلی کے اندر ممبروں کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے وہ نہ نبھا سکے تو بلوچستان کی 1.24 آبادی کے ساتھ جو وعدے اگر کیے گئے تھے الیکشن کے ووٹوں کے حوالے سے پر وہاں پر ڈیلیوری کیا ہوگی۔ ایک اور جو اہم ایشو ہے، میں وہاں پر یہ سمجھتا ہوں کہ گوادر باڑھ کے حوالے سے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ 2020-2021 میں گوادر کے اندر باڑھ لگانے کی کوشش کی، بار نے ایک پٹیشن لگایا تھا اور بار نے اس پٹیشن کا ہماری بلوچستان بار باڈیز نے اس کے خلاف ایک پٹیشن لگایا تھا بلوچستان ہائی کورٹ میں۔ اس پٹیشن کو بنیاد پہ صوبائی اسمبلی کے اندر وہ اس کے حوالے ایشو کیا گیا تھا۔ وہ بار تو اس وقت ان کے اس کے اوپر جو کارروائی تھی یا اس کے ڈیولپمنٹ تھی اس کو روک دیا گیا تھا۔ ابھی یہ پھر شنید میں ہے کہ وہ باڑھ کے اندر 1 لاکھ کتنے ایکڑ زمین پہ جو ہے باڑھ لگا رہا ہے۔ ہم یہ بھی چاہتے ہیں، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اسے باڑھ لگانے سے وہاں پر جو گوادر کی آبادی ہے وہ ڈپرائیو ہوگی، اسکول سے ڈپرائیو ہوگی، اس کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہے اس سے ڈپرائیو ہوگی۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر ان چیزوں کی روک تھام کرنے کے لیے میرے خیال میں سول سوسائٹی سے مل کر کے، صحافی حضرات سے مل کر کے ہم اس کے لیے باقاعدہ ایک ایجوٹیشن کا پروگرام رکھ رہے ہیں۔ ہمارے ایک پروگرام آگے عید کے بعد ہوگا، ابھی لاہور کے اندر ایک ایشو پیدا ہو رہا ہے، اسی طرح ہم تمام پاکستان باڑھ کی جو باڈیز ہیں، پشاور ہے، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے وکلاء سے ملیں گے، ہم یہاں کی سیاسی لیڈرشپ سے ملیں گے اور یہاں پر ہم لوگ جو ہیں سول سوسائٹی سے ملیں گے۔ جو جتنے بھی برننگ ایشوز ہیں اس کے اوپر ہم بلوچستان کے اندر ایک آل رائلز ریپریزنٹیٹیو کانفرنس بھی رکھیں گے اور ہم آل پارٹیز کانفرنس بھی یہاں پر رکھیں گے تاکہ ان ایشوز کو ریزالو کر سکیں۔ آپ لوگوں کے سامنے پتہ ہے کہ کل پرسوں جو ہے ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس اس کے مقابلے میں پی ٹی آئی کی جہاں پریس کانفرنس، یہ چیزیں اگر آپ دیکھ لیتے ہیں میرے خیال میں یہ ملک کی تباہی کے واضح اسباب نظر آ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر الزام تلاشیاں، اور بات یہ ہے کہ لانے والے کون ہیں۔ ابھی آپ نے کل دیکھا تھا ایس پی آر کا جو پریس کانفرنس ہے وہ 2014 کی دھرنے کی بات کر رہے ہیں۔ سوال تو یہ ہے کہ 2014 کی دھرنے کا اگر اس کی پشت پناہی کون کر رہا تھا؟ آج بھی اگر ساری چیزیں ہیں تو اس کے نہیں ہم یہ اس نتیجے پہ کیوں نہیں، یا آج تک ہم لوگ یہ سچ تسلیم کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے کہ جو کچھ ہم نے کیے ہیں آج کے بعد اس ملک کو بنانے کے لیے کیا میکنزم ہونی چاہیے، اس ملک کی اداروں کو مضبوط بنانے کے لیے کیا میکنزم ہونے چاہیے، اس چیز کے لیے آج تک تیار نہیں ہے۔ بات تو یہ ہے کہ یہ ملک 22 کروڑ یا 25 کروڑ کی عوام کی بربادی کا حساب ہے، جو 5% یا 20% بمشکل اگر آپ دیکھ لیں زیادہ سے زیادہ اگر 50-1 لاکھ جو ہیں یہاں پر پوری ملک کی آبادی یا ملک کے سسٹم کو کنٹرول کر رہا ہے اور ملک کے وسائل وہ اپنی عیاشی کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہاں پر جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے پولیٹیکل پارٹیز ہو، چاہے ہمارے عدالتی سسٹم ہو، ہماری پولیٹیکل پارٹیز کی
मसलियत पसंदी की वजह से और हमारे अदलिया की सहूलतकारी की वजह से ये जो ताकतवर इदारे अपने आप को इतने ताकतवर समझते हैं, ये इन दोनों का उसके अंदर वाज़ेह किरदार है। ये आज के बाद मेरे ख्याल में हमारी सियासी लीडरशिप को भी और हमारे जजेस को भी होश का नाखून लेना होगा और मुल्क को इस ट्रैक पे चलाने के लिए मेरे ख्याल में एक ही मैकेनिज़्म है कि सारे मिलजुल करके बैठे कि मुल्क को इस पंवर से, इस दलदल से निकालने का क्या तरीक़ाकार है। मेरे ख्याल में अगर जिस तरीके से चीज़ें चलाई जा रही है हर इदारे के अंदर, ये मुल्क चलाने का तरीक़ाकार नहीं है। दुनिया की जितनी नक्शे पर ममालिक है, मेरे ख्याल में किसी मुल्क के अंदर इस किस्म की अनारकी, इस किस्म की बदमाशी की तरफ पे मुल्क नहीं चलाए जा सकते। ये इश्यूज़ आपके सामने रखे हुए हैं। अगर कोई और भी भाई बात कर रखना चाहता है अपने व्यूज़ के हवाले से आपके सामने बात रखें। मेन माखज़ यही है कि इशूज़ है, उस इशू के ऊपर हमारी बार का स्टैंड वाज़ेह है और हम हमेशा विजिलेंट भी है। और ये भी यकीनन मैं करता हूँ पब्लिक आम सिविल सोसाइटी ये तवक्को रखते हैं वकला से कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की, आइन की सुपरमेसी के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए, आज़ादी राय के हक़ के लड़ने के लिए अपना किरदार अदा कर ले, अदालतों के अंदर भी और अदालतों से बाहर। तो सबसे पहले आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद भी ये था कि आप लोगों को भी ये बावर कर ले और हम अपने दूसरे वकला बरादरी के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ इंशाल्लाह रब्ते करेंगे और इस इशू को ईद के बाद एक मतफ़क़ा तौर पर जो भी तरीक़ाकार था, हो सकता है 18 तारीख को मेरे ख्याल में लाहौर के साथियों ने वहाँ पर एक इजलास रखा हुआ है, उसमें भी हम जाएंगे। आज लाहौर में भी वकला के ऊपर लाठी चार्ज हुआ है, हम इसकी शदीद मजम्मत भी करते हैं और हम उसके साथ इज़हार यकजहती करते हैं। और हम आज ऐलान करते हैं कि कल उसी लाहौर के मामले में साथियों के सलाह मशवरे के मुताबिक कल लाहौर, यहाँ कोयटा में हम लाहौर के साथियों के इज़हार यकजहती के लिए कल हम अदालतों से कल बायकाट करेंगे कि इस किस्म के दहशतगर्दी या इस किस्म की चीज़ें जो वकला के ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे काटे जा रहे हैं, ये मेरे ख्याल में किसी कानून में नहीं है। ना हम इस चीज़ों के जो है अरबी इस्तेमाल करने के लिए हम तैयार है और न मानने के लिए तैयार है। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँगा कि हमारा मुल्क जिन तजुर्बात, जिन हालात से गुज़र रहा है, ये मुख्तलिफ़ तजुर्बात का मुतहम्मिल ना है, ना हो सकता है। और यहाँ पे जुडिशरी से लेकर पार्लियामेंट तक हर इदारे में और हर जगह नए नए तजुर्बात किए जा रहे हैं। नीयत कोई भी ऐसी नहीं नज़र आ रही है कि मामलात को बेहतरी की तरफ ले जाया जाए। हम यहाँ पे बात करते हैं कि हर इदारा दूसरे इदारे को अपने हद में रहने की तलकीन करते हैं, लेकिन कोई भी इदारा अपने हद में काम ना करना चाह रहा है और ना ही कर रहे हैं। और कल जो केस चल रहा था हमारे वो 6 जजेस के हवाले से, उसके अंदर जो मामला नज़र आ रहे थे, जो चीज़ हो रही थी या जो पब्लिक को दिखाई जा रही थी या दिख रही थी, वो इंतहाई अफसोसनाक है कि एक दूसरे को जवाब देना, एक दूसरे के साथ किस तरह से वो करना, स्प्लिट हर जगह पे नज़र आ रही है, ना सिर्फ पार्लियामेंट में। अब हमारी ये बदबख्ती है कि ये स्प्लिट हाई कोर्ट में भी वाज़े, सुप्रीम कोर्ट की हद तक वाज़े नज़र आना शुरू हो गई है। हम इन चीज़ों की, चाहे वो उम्र की हद बढ़ाने के लिए हो, चाहे वो किसी की खुशनुदी के लिए कोई तरमीम लाना हो, चाहे वो कोई और ऐसा तजुर्बा हो जिससे अफराद को खुश किया जा सके, हम उन तमाम की मज़म्मत करते हैं और उसकी भरपूर मुखालफत करेंगे। इसके साथ साथ जो हमारे मुल्की हालात हैं, इन हालात के ऊपर जो तजुर्बात किए जा रहे हैं, चाहे वो पार्लियामेंट की शक्ल में हो, अभी हमारी जो मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम है जिससे आप तरमीम की तवक्को कर रहे हैं, जिससे आप ये चीज़ लाना चाह रहे हैं कि हद बढ़ाई जाए, या चाहे वो जजेस की हो चाहे वो आम सर्वेंट की हो, जब आप उसके तरमीमात ला रहे हैं वो तो अंडर क्वेश्चन है। वो तो पॉलिटिकल वर्कर्स, पॉलिटिकल पार्टीज़ रोडों पर है, वो इस पार्लियामेंट को मान नहीं रहे हैं। आप एक और आईनी तनाज़े को जन्म दे रहे हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से भी ये गुजारिश होगी, अदलिया से भी ये गुजारिश होगी और तमाम स्टेक होल्डर से हमारी ये गुजारिश होगी कि खुदारा कोई ऐसा तजुर्बा ना करे जो इस मुल्क की तबाही का सबब बने। असल में मसला ये है कि 3 मई को जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ था इस्लामाबाद में, रूल्स कमेटी का, जिसमें रूल्स में अमेंडमेंट करानी थी, उस मीटिंग में जो है ना, जो फेडरल मिनिस्टर था, उन्होंने इस्तदा की कि हम आर्टिकल 175A के मुताबिक इसमें कुछ अमेंडमेंट करना चाहते हैं, जिसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो एज लिमिट है उसको 3 साल कराना चाहते हैं कि मज़ीद बढ़ाई जाए। वैसे ये सर्विस रूल्स की भी खिलाफ वर्जी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की भी खिलाफ वर्जी है, तमाम पाकिस्तान में जो सर्विस रूल्स हैं उसकी खिलाफ वर्जी है। उसको हम प्रोटेस्ट करते हैं कि ये जुडिशरी को इसमें अनार्की पैदा करने के लिए बनाई गई है ताकि तमाम जजेस के दरमियान जो इख्तलाफात सामने आ जाएँ।
اس میں رولز یہ جو جوڈیشل کمیشن کا رولز ہیں اگر وہ پہلے بن جاتے ہیں اس کے بعد اگر کوئی امینڈمنٹ ہوتی تو اس میں آرٹیکل 175A میں امینڈمنٹ ہو سکتی تھی. آلریڈی رولز 2010 کی موجود ہیں ایلیویشن آف ججز آف ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا. اگر اس میں امینڈمنٹ یا پروپوزڈ امینڈمنٹ آ جاتی اس کے بعد پھر اس میں امینڈمنٹ آ جاتی تو بہتر تھا. تو یہ ایک جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں جو بات کی گئی یہ غلط ہے. ہم کہتے ہیں اس پر نہیں ہونا چاہیے اس طرح, بلکہ اجلاس جاری ہونا چاہیے تھا اور رولز بنانی چاہیے تھی. تو اس میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا جو اجلاس تھا اس میں جو انتشار پھیلانے کی جوڈیشری کے خلاف انتشار پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے. ہم گورنمنٹ سے بھی استدعا کرتے ہیں اور جوڈیشل سسٹم میں جو چیف جسٹس اور تمام ججز سے بھی استدعا کرتے ہیں کہ اس کو نہ کیا جائے, اس امینڈمنٹ کو اس کو رد کیا جائے. اور تمام بلوچستان کے جو وکلا ہیں اس سسٹم کے خلاف ہیں. اور اس میں سچویشن یہ ہے کہ ججز جو ہے نا ان کی جو سروس رول ہے اس کی جو سینیرٹی ہے وہ متاثر ہوگی. اگر چیف جسٹس 3 سال کے لیے مزید کام کرتا رہے گا تو باقی جو 11 ججز ہیں یا 16 ججز ہیں سپریم کورٹ میں ان کی جو سروس ہے متاثر ہوگی. وہ کبھی بھی چیف جسٹس نہیں بن سکتے ہیں جو کہ سروس رول کی وائلیشن ہے.